शादी तुमने की ये क्या खुशियों किया? वाले घर में माफ कर अचानक दीजिए, मैंने मातम कुछ छा नहीं जाता किया। है। लड़के छोड़ वाले दो बिना इसे। सोचे नहीं, समझे ये सच फोन पर बताओ। कह देते हैं कि हम ये शादी तोड़ रहे हैं। जब सूरज हैरान होकर पूछता है कि आप होश में तो हैं, तो आगे से जवाब मिलता है कि हमारे रिश्तेदार ने आपकी बहन छुटकी को तालाब पर किसी लड़के के साथ देखा था और ऐसी लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। सूरज चिल्लाता रह जाता है कि आप बिना सोचे समझे मेरी बहन के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भले ही तुम शहर के कलेक्टर होगे, पर यह गांव है और यहाँ पंचायत चलती है। जैसे ही यह बात घर में पता चलती है, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बुआ जी तो गुस्से और सदमे में आपा खो बैठती हैं और अपनी ही बेटी छुटकी को घसीटते हुए उसका मुंह काला करने की कोशिश करने लगती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। सूरज और ईशा भागकर बुआ जी को रोकते हैं, लेकिन बुआ जी रोते हुए कहती हैं कि उन लोगों ने शादी तोड़ दी, अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। ईशा यह सब देखकर दहल जाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इन गांव वालों की सोच पुरानी और दकियानूसी परंपराओं में जकड़ी हुई है और मैं ऐसी सोच और इस तरह के अमानवीय शुद्धिकरण का डटकर विरोध करती हूँ। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यह नौबत आई कैसे और इस घर की असल कहानी क्या है। दरअसल इस घर की सोच इतनी पिछड़ी हुई है कि यहाँ एक लड़की की पढ़ाई लिखाई, उसके शौक और उसकी इच्छाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। छुटकी अपनी भाभी ईशा और भैया सूरज को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आप दोनों की जोड़ी 7 जन्मों की लगती है। वह चाहती है कि उसकी शादी के बाद की जिंदगी भी ऐसी ही हो, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें। जब ईशा छुटकी से पूछती है कि तुम पढ़ने में इतनी अच्छी थी तो आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की, तब छुटकी मायूस होकर कहती है कि यह गांव है भाभी, यहाँ लड़कियां खुलकर सांस भी नहीं ले सकती, तो पढ़ाई के सपने कैसे देखें। ईशा उसे समझाती है कि खुद के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर तुम पढ़ी लिखी होगी तभी अपने पति के बराबर सम्मान पा सकोगी। सूरज भी इस बात का समर्थन करता है और बताता है कि पूरे परिवार ने उसे इंदौर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बुआ जी ने नहीं भेजा। तभी वहाँ बुआ जी आ जाती हैं और ईशा पर भड़कते हुए कहती हैं कि मेरी बेटी को बरगलाने की कोशिश मत करो, तुम खुद पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन गई हो, कर तो घर का चूल्हा चौका ही रही हो ना। इस घर में औरतों पर पाबंदियां यहीं खत्म नहीं होती। घर की दूसरी बहू मोनिका काम करते करते थक कर जब थोड़ी कमर सीधी करने बैठती है तो ताई माँ उसे कामचोर और नौटंकी कहकर डांटने लगती है। तुमने ये क्या किया? माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ईशा से छोड़ यह दो सब उसे। देखा नहीं नहीं, ये जाता सच तो बताओ। मोनिका भाभी और ताई माँ दोनों को आराम करने भेज देती है और खुद सारी मेहंदी पीसने का जिम्मा ले लेती है। रात के अंधेरे में जब ईशा अकेली बैठकर मेहंदी पीस रही होती है तो वहाँ उसका पति सूरज आ जाता है। सूरज बहुत ही सुलझा हुआ और संस्कारी इंसान है जो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता है। वह ईशा की मदद के लिए वहाँ रुक जाता है और मच्छरों को भगाने के लिए धुआं करता है। रात भर जागकर मेहंदी पीसने की वजह से सुबह तक ईशा के हाथ गहरे रंग में रंग जाते हैं और वो सूरज से कहती है कि मेहंदी का गहरा रंग बताता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। सूरज भी बड़े प्यार से ईशा की इस मेहनत का मान रखता है, लेकिन दोनों के बीच मर्यादा और सम्मान की एक अटूट दीवार है। अगली सुबह जब सब लोग मेहंदी की रस्म के लिए इकट्ठा होते हैं तो हर कोई सूरज के गले की तरफ देखकर हंसने लगता है और कानाफूसी करने लगता है। दरअसल रात को सोते समय सूरज को गले पर बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया था, जिसकी वजह से वहाँ लाल निशान बन गए थे। घर की औरतें और मोनिका भाभी उन निशानों को देखकर ईशा और सूरज का मजाक उड़ाने लगती हैं। ताई माँ और बुआ जी तो ईशा को ताना मारते हुए कहती हैं कि माना कि तुम शहर की हो, पर इतनी बेशर्म होगी यह नहीं सोचा था, जरा सा सब्र नहीं हुआ तुमसे। ईशा और सूरज को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब सूरज शीशे में अपना गला देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ईशा उसे बताती है कि मच्छरों के काटने के इन निशानों को सब लोग कुछ और ही समझ बैठे हैं। हालांकि बाद में जब सब समझ जाते हैं तो हंसी मजाक में बात टल जाती है और हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन खुशियों का यह माहौल ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि तभी लड़के वालों का फोन आता है और वो बिना किसी सच्चाई को जाने सिर्फ एक झूठी अफवाह के आधार पर छुटकी का रिश्ता तोड़ देते हैं। गांव की पुरानी सोच, झूठी प्रतिष्ठा और रूढ़िवादी परंपराएं एक बार फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी और उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ जाती हैं। बुआ जी जहां समाज के डर से अपनी ही बेटी को सजा देने पर उतारू हैं, बार्स वहीं ईशा और सूरज इस दकियानूसी समाज और गलत परंपराओं के खिलाफ खड़े होने का फैसला करते हैं। अब देखना यह है कि क्या सूरज और ईशा मिलकर छुटकी को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या वो गांव वालों और लड़के वालों की इस संकीर्ण सोच को बदल पाएंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए पति ब्रह्मचारी, सिर्फ दंगल टीवी पर।